इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। सरकार और विपक्ष की ओर से लगातार मंथन, चिंतन और कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो है जाति जनगणना का फैसला। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जो जाति जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाना होता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसीलिए आज इंडिया न्यूज कह रहा है कि मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक सियासत पिच पर विपक्ष क्लीन बोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद थे। इसमें जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आने वाली जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने क्या कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो देश में जनगणना कराई जाएगी और कई बड़े ऐतिहासिक फैसले पहले भी मोदी सरकार की ओर से लिए गए हैं। तो देखिए, जाति जनगणना की जो प्रक्रिया है उसमें साल भर का समय लग सकता है और ये माना जा रहा है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हमें इसके नतीजे मिल सकते हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, क्या विपक्ष हुआ क्लीन बोल्ड? बिहार में चुनाव, मोदी का विपक्ष को जाति वाला घाव। विपक्ष की बात मानी, अब क्यों गढ़ी नई कहानी? जाति जनगणना पर आर पार, विपक्ष क्यों करे प्रहार? सरकार का ऐतिहासिक फैसला, विपक्ष क्यों मचाए हल्ला? तो सवाल लगातार बनता है। जाति जनगणना पर अब आर पार की ये लड़ाई है। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब ऐसे में विपक्ष भी तिलमिला गया है। मोदी सरकार की ओर से यह मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। बिहार में चुनाव है और उससे पहले जाति जनगणना का फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है और जाति जनगणना को लेकर यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। लगातार विपक्ष की ओर से भी जाति जनगणना की मांग की जा रही थी और अब आज अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना को लेकर तमाम जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी है। तो आपको बता दें कि सितंबर तक जाति जनगणना की शुरुआत हो सकती है और अब जाति जनगणना पर क्रेडिट वाली लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि इसकी शुरुआत तो हमने की थी, क्योंकि आखिर बार जो जाति जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना होनी होती है, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी की वजह से ये नहीं हुआ। लेकिन अब 2025 में जाति जनगणना का ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो जाति जनगणना से जुड़े कई तीखे सवाल भी हम आज पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछेंगे और आज मोदी सरकार की ओर से जाति जनगणना को लेकर यह फैसला भी सुनाया गया है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। तो कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है जाति जनगणना का। तो विपक्ष की बात अब जब
सत्ता पक्ष ने मान ली है, तो फिर नई नई कहानी क्यों गढ़ी जा रही है? और आज देखिए, जो सुपर कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई है और अब इन्हीं तमाम सवालों का भी जवाब हम आज की बड़ी बहस में लेने की कोशिश करेंगे। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता के तौर पे। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव सपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। अतुल यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम सुधा, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका। और नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है जाति जनगणना को लेकर। मांग बहुत पहले से हो रही थी, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था जाति जनगणना होनी चाहिए, मुखर होके कांग्रेस की ओर से इसकी मांग रखी जा रही थी। राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि हमारी सरकार जैसे आएगी हम सबसे पहला काम जाति जनगणना वाला करेंगे। अब मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है जाति जनगणना के फैसले को लेकर, वो भी तब जब बिहार में चुनाव है। बिल्कुल, आप एक चीज देखिएगा कि ये जो आज घोषणा हुई है जातिगत जनगणना की, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अभी आपने देखा मोहन भागवत जी की और मोदी जी की एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात में पहलगांव पर चर्चा होती है, उसके बाद इन बिंदुओं पर भी निश्चित तौर पर बात हुई होगी और भारतीय जनता पार्टी सडनली आनंद फानंद कोई फैसला लेती नहीं है। दूसरी चीज ये आती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने पूरे देश में जातिगत जनगणना को बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 पर आकर रुक गई थी। तो चिंता काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती तो मंथन बहुत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उसका मंथन किया और मंथन करने के बाद हालांकि टाइमिंग पे थोड़ा सा पब्लिक सवाल उठा रही है, सोशल मीडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती थी। आपने अच्छा किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, जाति की जनगणना होनी चाहिए। नहीं, अपूर्वा जी, एक चीज और कहूंगा, 1931 में जब जनगणना हुई थी तब 4600 के आसपास जातियां संज्ञान में आई थी उस समय। उसके बाद से जातिगत जनगणना हुई। 2011 में जब हुई है तो सार्वजनिक नहीं हुए आंकड़े, लेकिन इधर उधर के सूत्र बताते हैं कि 4 लाख 4.5 लाख के आसपास जातियां हैं। अब कोई कहता है कि नहीं साहब, जातियां तो कम से कम 15 लाख 20 लाख और 40 लाख के आसपास है। इस देश के अंदर खूब जातियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रश्न ये है, आप जातिगत जनगणना कराइए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जो लोग आखिरी पायदान पर हैं उनको आगे आने कहा के, और इसमें सरकार के अलावा कोई मदद कर नहीं सकता, भले ही तमाम सोशल संगठन लगे रहे। अब प्रश्न ये आता है कि जातिगत के साथ आप उनका आर्थिक आधार भी लीजिए कि कौन सी जात में कितने प्रतिशत लोग वास्तविकता में गरीब हैं, जो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, एक अच्छा सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जातीय विद्वेष पनप जाए इस देश के अंदर, वो बड़ा घातक हो सकता है। मैं समझता हूं सरकार को बहुत सोच समझ के, और आने वाले समय में भी जो गणना होगी उसके बाद चुनाव होंगे, नए परिसीमन भी होंगे उसके आधार पे, तो मुझे लगता है बहुत फूंक फूंक के कदम रख बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। शिव सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। बिहार में चुनाव है, विपक्ष कह रहा है तब से तो नहीं किया, लेकिन ये वक्त, ये समय चुना गया है और बिहार में चुनाव भी है, तो एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी यहां पर खेल रही है। पहले नहीं किया गया, अब किया जा रहा है। देखिए, 10 सालों में चुनाव तो हर वर्ष आता है जी, और कहीं ना कहीं किसी विधानसभा में चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव से अगर हम किसी को रिलेट करेंगे, किसी भी घोषणा को, किसी भी बिल को, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जैसे नवीन जी ने कहा ही है कि भारतीय जनता पार्टी सारे विषयों पर विचार करके ही कोई निर्णय लेती है। उन्होंने चूंकि कुछ आशंकाएं भी जताई हैं, कुछ शंका भी उन्होंने व्यक्त की है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना का आधार हमेशा से जो रहा है, जिस आधार पर जातीय जनगणना होती रही है, किसकी कितनी जाति की संख्या है और उसकी कितनी हिस्सेदारी है, यह जो आधार है, इस आधार को 2011 में जनगणना करा के कांग्रेस ने छुपा लिया। क्यों नहीं की? उसके बाद उन्होंने उसके सारे जो आंकड़े हैं उन्होंने वो जाहिर नहीं किए, उजागर नहीं किए, जनता के सामने आया नहीं।
तो मुझे लगता है कि उसके छिपाने के पीछे उनका क्या तर्क रहा होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये घोषणा की है और जाति जनगणना करा रही है, तो सारे पक्ष, जितने भी पक्ष है, उनमें सारे लोगों की किस प्रकार से भागीदारी हो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ईडब्ल्यूएस के 10% का जो आरक्षण दिया गरीब सवर्णों को, जी। मुझे लगता है कि एक एक पहलू पर भारतीय जनता पार्टी विचार करके और जाति जनगणना का जो भी आधार है उस आधार को पूरा करने का काम करेगी और सारे वर्गों की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। चलिए ठीक है मोहेंद्र जी, अभी तक तो लगातार जाति जनगणना के मामले पर कांग्रेस काफी ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आई है, लेकिन अब जब जाति जनगणना हो रही है तब अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, जाति जनगणना को हमेशा ऐसे मंचों पर बोला है जहां से उन्हें वोट मिल रहा हो, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार सभी भाई, जितने भी मेरे पैनल के लोग बैठे हैं और मैडम आपको भी जी। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कबड्डी खेलने आई है? हम कोई क्रिकेट खेलने आए, अब राजनीति में है। जो राजनीतिक में मुद्दा ज्यादा वोट दिलाएगा हम तो उसी को खेलेंगे। इसमें शिकायत की बात की बीजेपी 80-20 80-20 करती है चारों तरफ। आज जब हमारे लोग 26 मारे गए और उनको इतना दम नहीं है कि पुलिस टांग हाथ तोड़ सके, उनको बदला ले सके, तो आज मुद्दा उठा दिया कि जाति जनगणना। देखिए मैडम, जातीय जनगणना की बात तो तब हो जब जनगणना हो। जनगणना ड्यू है, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं कराई गई थी। तो जनगणना को, कोरोना को भी गए, टाइम बीत गया। इनको जनगणना कराने में क्या शर्म आती है क्या कि देश की जनसंख्या पता लगे? जब देश की जनसंख्या की गणना होगी तो बांग्लादेशी कितने हैं, बाहर के कितने आए हैं, सब पता लग जाते। अभी पता लगा है कि 5 लाख लड़कियां शादी करके हिंदुस्तान में आ गई हैं पाकिस्तान की, तो होम मिनिस्टर को तो 1 मिनट में रिजाइन कर देना चाहिए। ये बंगाल के ऊपर हल्ला मचा रखा है, बांग्लादेशी घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए, और ममता बनर्जी के ऊपर ये जान खाए रहते हैं। तो ये कब जवाब देंगे अपनी बातों का? देखिए, हकीकत सिर्फ ये है कि बीजेपी एक कंफ्यूज पार्टी है। किस्मत उसका साथ दे रही है कि हिंदू मुस्लिम जो वो करती है तो वोट ले जाती है। 13-14 में अगर आप ध्यान करें तो इन्होंने 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, दुनिया जहान के आरोप लगाए थे और सरदार मनमोहन सिंह जैसे शरीफ आदमी को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 10-11 साल निकल गए, कोई कोर्ट सबूत लेके बैठी है कि भाई आओ ना, कोई सबूत दो हमें। ना कोई ईडी सबूत लाती है, ना सीबीआई सबूत लाती है, ना कोई इनकम टैक्स सबूत लाती है। कोर्ट के अंदर खड़े होकर बेशर्मों की तरह खड़े हो जाते हैं और कोर्ट सारे केसों को खारिज कर देता है। तो इसे फिर क्या माना जाए मोहेंद्र जी, ये विपक्ष की इसे जीत मानी जाए? क्योंकि अब तक तो मांग विपक्ष की ओर से लगातार हो रहा था, तो अब इसे क्या माना जाए कि विपक्षी दलों की मांगों का ही ये परिणाम है? बीजेपी को लगता है कि हमारी चाल में आकर वो हमें चित कर सकते हैं। अरे भाई, जनगणना कराइए, जातीय जनगणना की बात तो होती रहेगी, उसी के साथ होगी। आप जनगणना कराइए ना, आप उसको जातीय जनगणना का नाम क्यों देते हैं? क्या आप किसी जाति की जनगणना आप करा सकते हैं बिना जनसंख्या की? आप इसे कोई नाम नहीं दीजिए। जब जनसंख्या की गणना होगी तो आदमी का एक कॉलम ही तो लगाना है साथ में कि भाई आपकी जाति कौन सी है। जब वो जाति के साथ एक फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ये डाटा हिंदुस्तान के सरकार के काम आएगा। राहुल गांधी या कोई भी विपक्षी पार्टी अगर कहती है तो जो हमने 2019 में किया, 2015 में किया, 2005 में किया और 1947 से अंतराल पर करते आए हैं, ये हमेशा आंकड़े जो है किसी भी सरकारी निर्णय लेने के अंदर सहायक सिद्ध होते हैं। कांग्रेस की 5 वर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, 20 वर्षीय योजनाएं हुआ, 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ करते थे, वो इन्हीं जनसंख्या की जनगणना के आधार पर किए जाते थे। कहाँ किया जाए कहाँ नहीं, ये तो कंफ्यूज सरकार है। जिस तरफ इनको लगता है कि हमें वोट मिल जाएंगे तो उधर भागते हैं। कभी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में ये कहा था, महाराष्ट्र में ये कहा था, सभी नारियों को, सभी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। आज दिल्ली और महाराष्ट्र में ये फिल्ट्रेशन करते घूम रहे हैं कि साहब इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तो भाई मिलेगा किसको? अब मिलेगा वाली बात खत्म हो गई, अब ये गणना हो रही है, ये फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है मोहेंद्र जी, चलिए ठीक है मैं बात खत्म कर रहा हूँ मैडम, ठीक है, बात खत्म कर रहा हूँ जल्दी से, थोड़ा सा वक्त का भी ध्यान रखिए जी। जातीय जनगणना के बजाय आप जनसंख्या की गणना कराइए, उसमें जिस किस्म की भी गणना आप कराना चाहते हैं एक बार करा लीजिए। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, फिल्ट्रेशन करिए, आपको जो डाटा चाहिए जिस हिसाब से चाहिए
वो आपको मिल जाएगा। कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने ईसाई, हिंदुओं में कितनी जातियां हैं, कुछ जातियों के अंदर कोई ट्रेंडिंग है, कोई क्या है, सारी गणना आपको मिल जाएगी। फिर इसमें जो मेरे साथी ने कहा था, जो इनकम का आधार है, वो भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है मोहिंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल यादव जी, विपक्ष की जीत मानी जाए, विपक्ष ने कब से मांग की थी जातीय जनगणना की, अब सरकार जातीय जनगणना के इस पूरे फैसले पे साथ नजर आ रही है, विपक्ष की जीत मानी जाए या ये माना जाए कि अब एक मास्टर स्ट्रोक समय को देखते हुए, वक्त को देखते हुए बीजेपी की ओर से लिया गया है? बीजेपी डरी हुई है, पीडीए के, हमारे पीडीए के नारे से डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का सशक्त नारा है, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, इसने केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमारा पीडीए का नारा बहुत सशक्त रहा और हमने जाति जनगणना की बात की थी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रत्येक रैली में जाति जनगणना की बात की गई और वो हमारी बात को सफलतापूर्वक जनता ने माना। और हमने कहा था कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम जाति जनगणना को करा कर ही रहेंगे। तो जनता, ये जो है समाजवादी पार्टी के पीडीए की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। और आप एक चीज पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे। आप ही के चैनल पर ये जब मैंने एक दिन आपके चैनल पर जाति जनगणना के संदर्भ में एक डिबेट की थी, तो ये कहते नहीं नहीं, जाति कैसे बांट देंगे, जातियों का कैसे हो जाएगा, जाति हिंदू मुस्लिम, इनको तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा जो है आरक्षण का विरोध किया गया और ये जाति जनगणना का खुल करके विरोध किया गया और सदन में विरोध किया गया कि जाति जनगणना कानूनन हो ही नहीं सकती। तो आज कैसे मान गए? यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये घबरा रखी है और उन्हें पता है किस प्रकार से जो जातियां गोलबंद हो चुकी हैं और पिछड़ों का इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण खाया। विपक्ष इस टाइम पे सबसे मजबूत है। इन्होंने जो बैक डोर एंट्री पिछड़ों को जो हक मारने के लिए इन्होंने किया था, वो भी उनको भी वहां पर भी इनको बैक होना पड़ा। और हम चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं कि जाति जनगणना में जो ये आए, कम से कम इन्हें जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के द्वारा झुका तो दिया गया कि मजबूर हो रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष जो सशक्त हुआ, इन्हें कानून वापस लेने पड़े। एक मिनट सुन लीजिएगा। जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य, बिहार जैसे विशाल राज्य में जाति एक हकीकत है और जाति से भाग नहीं सकते। इन्होंने पीडीए का हक जो खाया है, अब समझ में आएगा कि पीडीए कितना बड़ा है। और अब 90% जो होगा वो दिखेगा कि हाँ जातियां कहां पे हैं और वो किस स्तर पे जी रही हैं। यानी कि अगर 10% जिनका अधिकार 90% है और वो 10% में है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस अतुल जी। ओम सुधा जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जातीय जनगणना पर एक दलित चिंतक होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या ये चीजें वाकई होनी चाहिए? इन चीजों का धरातल पर एक व्यापक असर, एक सकारात्मक असर नजर आएगा, खासतौर पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए? देखिए, जो कंसेप्ट है जाति जनगणना का पूरा, उसके पीछे का कंसेप्ट ये रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी जी। और जाति जनगणना तो 2024 के चुनाव में जो है राजनीतिक प्रश्न बना। 2024 के पहले जो है हम जैसे लोग लगातार जो है सड़कों पर लड़ रहे थे, इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, जाति जनगणना के मुद्दे पर बात कर रहे थे। हम जैसे लोग लगातार सेमिनार कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, लोगों को अवेयर और जाति जनगणना का सवाल उठा रहे थे। असल में जाति जनगणना का सवाल जब 2024 में विपक्ष ने बनाया, खासतौर पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव का मैं नाम लेना चाहूंगा, 2024 में आरजेडी का हिस्ट्री थोड़ा अलग है। आरजेडी इस सवाल पर जो है पहले भी शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने आबादी के हिस्सा अनुपात में भागीदारी का सवाल पहले से उठाया था, लेकिन राजनीतिक सवाल ये नहीं बना था। छिटपुट जो है सामाजिक संगठन जो है इस पर काम कर रहे थे, हम जैसे लोग जो है लगातार इस पर काम कर रहे थे। लेकिन 2024 आते आते जो पहले की जो बात होती थी कि लीडरशिप जो है किसी खास जाति के पास, जैसे जुडिशियरी में सवाल, आज भी जुडिशियरी का जैसे सवाल है कि जो है जुडिशियरी में दलित जज तो बन जाते हैं, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी जो है ओबीसी जज नहीं बना है।
हायर कोर्ट में जो वाइस चांसलर होते हैं वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उसमें कोई ओबीसी नहीं होता, एससी नहीं होता। जेएनयू जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है अब तक का जो डाटा है। तो ये तमाम चीजें जो है अब जब मंडल, ठीक से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूँ, जी जी। मंडल कमीशन के बाद जो एक पीढ़ी पढ़ लिखकर ओबीसी की एक पीढ़ी खासतौर पे और दलितों की जो पीढ़ी जो डॉक्टर अंबेडकर की फॉलोअर है, ये पढ़ लिख कर आया और सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ। ये जो तमाम क्वेश्चंस जो एससी एसटी ओबीसी के भागीदारी के रहे कि इनकी आबादी जो है लगभग 85 से 90% है, लेकिन सत्ता में नहीं है, संसाधन में नहीं है। तो ये बड़ा सवाल धीरे धीरे बनता गया और 2024 तक ऐसी स्थिति बन गई, यह राजनीतिक सवाल बन गया। और एक बात सब लोग जानते हैं, इस देश में कमंडल की राजनीति काटमंडल में, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम में है। तो विपक्ष जो है महागठबंधन जो है वो लेकर आया गया जाति जनगणना के मांग, और जाति जनगणना की मांग इतनी बुरी तरीके से फैल गई कि अयोध्या जैसी जगह भी जो है भाजपा को गंवाना पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो हर जगह से जो इनपुट सरकार के पास तो पूरा सिस्टम है, तो हर जगह जो इनपुट है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जरूर है, उनको पता है। ठीक है सर, ठीक है। जाति जनगणना को टाला नहीं जा सकता है। अब हाँ बिल्कुल, अब इसे देखिए टाला नहीं जा सकता है और अब तो इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में भी जो फैसला है वो आ गया है। नवीन जी, अगर देखिए बिहार में चुनाव है, बिहार के संदर्भ में अगर हम जातीय जनगणना को क्लैरिफाई करने की, डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो देखिए बिहार में जातीय राजनीति का जो सफर है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबी परंपरा रही है। इस जातीय जनगणना से मजबूती मिलेगी क्या बिहार में बीजेपी को? अपूर्वा जी, अब इस टॉपिक को मैंने पहले हिस्से में तो राजनीतिक परिदृश्य में बात करी थी, अब हमें दो हिस्सों में बात करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम ऐसे करते हैं कि एक तो राजनीतिक परिदृश्य हो गया जो राजनीतिक पार्टियों का है, दूसरा आता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये कितना सफल होने वाला प्रयोग होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें 75 वर्ष की आजादी के बाद आज हमारा देश कहां खड़ा है अपने प्रतियोगी और कंपटीटर देशों की तुलना में, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, आप सोशल एम्पावरमेंट करिए। नितांत आवश्यक है कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी अगर सशक्त नहीं हो रहा है तो ये आजादी के ऊपर एक बदनुमा दाग है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो। उसको आगे लाना ऊपर खड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी। ऊपर कौन लोग खड़े हैं? जो सत्ता में बैठे हैं, नीति निर्माता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है। ओम सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल उनके बात से काफी हद तक कहीं पॉइंट कई बिंदुओं पर सहमत हूँ। उन्होंने कहा भाई बीसी आपने नहीं बनाए, जजेस नहीं बना। आप इसरो का नाम लेना क्यों भूल जाते हैं भाई? तकनीकी संस्थानों में आगे लाइए अपने समाज के लोगों को। मैं आपसे निवेदन करता हूं ओम सुधा जी, उनको आगे बढ़ाइए। अब प्रश्न किस बात का है मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूं। आरक्षण का जो एक हक है, कौन लोग मार रहे हैं? दलितों का आरक्षण तो जो वो दलित मार रहे हैं जो क्रीमी लेयर लेकर बैठे हुए हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी भी आगे आरक्षण का लाभ ले रही हो। बढ़िया एयर कंडीशन मकानों में रहने, वो तो अपने साथ वाले दलित को अपना साथी मानने को तैयार नहीं है। स्थिति है समाज की जमीनी धरातल पर। तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है, हमारी बनती है, सर्व समाज की बनती है कि उन लोगों को बिना किसी विद्वेष के आगे निकालने का काम हमें और आपको करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ है, जो शर्तें उसमें लगाई गई हैं, वो सभी प्रकार के आरक्षण में लगनी चाहिए, तभी अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाएगा और देश का हर जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति उठकर आगे आएगा। वो एक अच्छा प्रदेश होगा। दूसरा आता है राजनीतिक परिवेश। राजनीतिक परिवेश में अपूर्वा जी देखिए ऐसा है, दो राज्य ऐसे हैं प्रमुख, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां राजनीति पूरी तरीके से जातिगत आधार पर होती है और जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। भारत की राजनीति में हमने एक चीज देखी, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा अगर है, वो तो अपने 1990 के उसने मैनिफेस्टो में कहा था कि भारत में आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातिगत होना ही नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है 1990 के चुनाव का। तो भाजपा आज अगर जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो एक चीज मान लीजिएगा तो उसका मेन एजेंडा जो है वो कोर हिंदुत्व का है। भले ही वो राजनीतिक रूप
से 2024 के चुनाव के परिणाम जिस तरीके से विपक्ष ने आक्रामक तरीके से जनता के बीच में जाकर ये संदेश दिया कि भाई मुखर होकर राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, सभी ने उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। उनका कोर हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं चला, सीबी वहां कामयाब नहीं हुआ। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया और अब उनको लगा कि अगर हमें सत्ता में रहना है तो राज्यों को भी बचा के रखना पड़ेगा, और एक भी राज्य अगर हाथ से खिसक गया तो एक मैसेज गलत चला जाएगा 2029 के लिए। और 2027 में यूपी सबसे बड़ा राज्य, वहां भी चुनाव होने हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर वही चीज है ना कि बिहार के अगर एंगल से देखें तो बिहार में तो जो राजनीति, जो जातीय राजनीति है वो बहुत लंबी परंपरा है, और ऐसे देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी वहां पर सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर बात हम यूपी की राजनीति की कर ले तो देखिए यहाँ पर जातियों के आधार पर जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो बहुत गहरा है। आपको नहीं लगता जनगणना से सामाजिक ध्रुवीकरण भी काफी ज्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से राजनीतिक दलों ने जातियों में बांट के पूरी राजनीति, सत्ता में तो आ गए, सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जैसे ही उनको सत्ता प्राप्त होती है तो प्रमुख जो उनकी जाति है, जो उनकी जाति है, उसके विकास में लग जाते हैं। वो हमने देखा है, समाजवादी पार्टी में भी देखा और बहुजन समाज पार्टी की भी जब सरकार थी तब भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वो सिर्फ एक जाति का भला करने में लग जाते हैं, दोबारा उनको दूसरी जातियां दिखती नहीं। इसी कारण जो नवीन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ एक जाति का, और वो भी क्रीमी लेयर होती चली जा रही है। इसी में शिव जी एक सवाल और मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी, आप उसी का जवाब दीजिएगा। मुस्लिम, ओबीसी और दलित वर्गों की हिस्सेदारी का सवाल फिर से बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है कि जो क्रीमी लेयर है उसके बाद की जो जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आई, अभी तक वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक उनकी स्थिति अस्थिरता, और मुझे लगता है कि जो दलित वर्ग जो आज मतलब ऊपर उठ गए हैं और वो एक मुख्य धारा में आने के बाद भी वो अपने नीचे के भाइयों को जो है वो शामिल कर, मुझे लगा जो सोसाइटी है वो जिस तरह की दिखनी चाहिए नहीं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों से आप निश्चित रूप से जानिए कि सारी अभी कहा ना कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये इस नारे को हम लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से नीचे के जो वर्ग है जो अभी तक उससे छूटे रहे हैं, चाहे कोई हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वह एससी वर्ग में जो निचले तबके के लोग हैं जो अभी भी वो पुराना काम करने पर अभी भी मजबूर है, वो सबके बारे में सरकार चिंता करने का काम करेगी और सबको जारी मिलेगी, वो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए ठीक है, मोहिंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सामाजिक दृष्टिकोण, इसी में सर एक सवाल भी आप मेरा ऐड कर लीजिएगा, देखिए अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने पहले जातिगत जो जनगणना है उसको लेकर काफी मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी थी, हालांकि वो पहले इसके खिलाफ थे, लेकिन अब जब जातीय जनगणना को लेकर केंद्र की ओर से अब चीजें खुल के सामने आई हैं, केंद्र की ओर से अब आदेश दे दिया गया है, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत हो जाएगी? मैडम आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, मेरे साथी ने बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना विश्लेषण प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब उन्होंने ये देखा कि यूपी में प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के बावजूद भी 1-1.5 लाख वोट से जीत पाए, जबकि वो वाराणसी में प्रधानमंत्री भी हैं, एमपी भी हैं और उन्होंने काम भी बहुत किया और धार्मिक बात तो चरम पर था। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से खड़े होते हैं तो 5.5 लाख वोट से जीतते हैं, जिन्होंने जाति और संविधान का मामला उठाया तो उनकी समझ में आ गया कि जब प्रधानमंत्री वहां पर हिंदू मुस्लिम करने से हारने के करीब पहुंच सकते हैं तो हिंदुस्तान में तो क्या हाल होगा। इसीलिए ये जो इकोनॉमिक फ्रंट है इसको वो सामने लाए कि लेडीज को, महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे, इसको इतना मिलेगा, इसको मिलेगा, वो इनको सक्सेसफुल हो गया महाराष्ट्र में। लेकिन जब वो दोबारा इस चीज को देखते हैं कि भाई इसको तो इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल है, 83 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें भोजन देना पड़ता है, अगर भोजन ना दे तो वो भूखे मर जाएंगे। अब उस 83 करोड़ में आप कौन सी जाति ढूंढेंगे, कौन सी क्या ढूंढेंगे, ये बताइए। तो भूखे किसी भी जाति के हो। तो अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो कौन से रास्ते पे जाए। इन बिटवीन ये पाकिस्तान का मामला आ गया, तो देखिए पाकिस्तान से बदला लेना पहला काम है,
भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं बार बार कि आप हिंदुओं का भला चाहते हैं तो बिल्कुल बदला लीजिए, ईंट शेड बजा दीजिए, वरना आप चाहे जातीय जनगणना करा लेना या आप कुछ पैसे बांट देना, आप बचने वाले नहीं है। भारतीय लोग समझ गए हैं कि आप नकली हैं, नकली छप्पन छाती लेके बैठे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला कीजिए, नहीं कर सकते तो घर बैठिए, हम कर लेंगे मुकाबला। ये जातीय जनगणना मनगणना से कुछ नहीं होने वाला मोदी जी। अब आप हारने की कगार पर है, चलिए, आपके बस का युद्ध करना नहीं है, सिर्फ टेलीविजन पर खड़ा होकर फोटो खिंचवाना और आपका मोहिंद्र काम जी, है। जातीय जनगणना का आप पहलगाम से कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम ये समझना चाहेंगे आपसे। अभी तक तो पहलगाम से कांग्रेस ही मांग कर रही थी ना जातीय जनगणना को लेकर। राहुल गांधी कह रहे थे हमारी सरकार आते सबसे पहला काम जातीय जनगणना का होगा देश में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अब ये क्या जनगणना क्रेडिट कराएंगे। लेने वाली होड़ है क्या कि हमने ये चीजें शुरू की, अब देखिए सरकार आ गई, इसने फैसला ले लिया, तो ये हमारी जीत है। मैडम, हम कांग्रेसी हैं, 70 साल से इस देश की राजनीति में हम सत्ता में हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। हम किसी मुद्दे को किस तरह से ले जाना, भारतीय जनता को किस तरह से लेके जाना हमें मालूम है। भारतीय जनता का मर्म हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें किसी बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, आज जरूर वो हिंदू मुस्लिम करके या महिलाओं को पैसा देने का या कुछ भी की उल्टी सीधी, लेकिन अब जनता समझ गई राजनीति में 10-20 साल कुछ भी नहीं होते। 10-20 कोई योजना हिंदुस्तान में लगाइए तो 20 साल तो उसके इम्प्लीमेंट होने में और फायदा पहुंचने में लग जाते हैं। मैडम, वी आर प्रिपेयर्ड। 2029 इनकी ग्रेवयार्ड है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज देश की जनता ने देख लिया ये आदमी डरपोक है। हमारे आदमी मरते रहेंगे और ये आदमी सिर्फ 2-4 बम और 2-4 फुलझड़ियां छोड़ के फेंकता रहेगा। आज इन्होंने कह दिया मैंने सेना को सारा को दे दिया, और सेना कैसे लड़ेगी भाई? भारतीय जो सेना है वो हमारे प्रधानमंत्री अपने नेताओं के बल पर लड़ती है। वो पाकिस्तान किसी इजराइल की सेना नहीं है जो सिर्फ सेनाध्यक्षों के नाम से चलती है। तो भैया, आप ये जातीय जनगणना क्या जनगणना कराइए, जिस तरह से करानी है कराइए, आपको कोई वोट देने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपने सख्त एक्शन नहीं लिया तो ना जनगणना बचेगी ना मतगणना बचेगी, ये लिखवा लीजिए। मोहिंद्र जी, देखिए अब पाकिस्तान के खिलाफ तो सख्त एक्शन लिया ही जा रहा है। डिप्लोमेट स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लोमेट स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? तुरंत हर चीज का एक समय होता है, एक तरीका होता है। अब आप क्या चाहते हैं? सीधे वहां पर जाके मिसाइल और टैंक लेके गोला बारूद तो नहीं कर सकते ना सर, हर बार ये चीजें नहीं हो सकती हैं। कुछ चीजें बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी होती है, कुछ चीजों के लिए प्लानिंग करनी होती है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ना सर, सेना को फ्री हैंड इसीलिए दिया गया। आप मेरी बात समझिए, आप विपक्ष ये चाह रहा है कि तुरंत सेना को सीमा के पार भेज दिया जाए, तुरंत सेना को पीओके पे कब्जा करने के लिए भेज दिया जाए कि आप जाइए वहां पर आप युद्ध कर लीजिए, पाकिस्तानी सेनाओं को मार गिराइए, आतंकियों को मार। नहीं होता है ना सर, इस तरह से चीजें नहीं होती। एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है। डिप्लोमेट स्ट्राइक हो रहा है, डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप इन चीजों को समझिए। यही है इस तरीका मैडम। जिस अमेरिका ने आपको फुल सपोर्ट दिया था, इमीडिएटली ये रिएक्शंस इमीडिएटली होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं मैडम। इमीडिएट हो रहे हैं ना सर, इमीडिएट रिएक्शंस हो रहे हैं, बैठ के हो रही हैं, इसीलिए हो रहे हैं। सेना को फ्री हैंड इसीलिए दिया गया है कि जो प्लानिंग करनी है, जो प्लॉटिंग करनी है, जो फैसला लेना है वो सेना लेगी। सेना पर भरोसा सर रखिए, सेना पर भरोसा रखिए जी। सेना पर आप मेरी बात सुनिए, सेना पर हमें हमेशा भरोसा। आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखिए, अमेरिका ने उसी दिन कहा यस आप जो है हम तुम्हारे साथ हैं, रशिया ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, चाइना ने कहा हमारे साथ है। बड़ी गंदी घटना है। अब चाइना ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, अमेरिका ने कहा दोनों समझदारी का काम लीजिए। इजराइल ने क्या किया था? आप इजराइल के भक्त बने फिरते हैं। इजराइल ने 4 घंटे के अंदर ठीक है सर, अभी ये मुद्दा नहीं है हमारी डिबेट का, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटके नहीं। लेकिन जो चीजें थी वो मैंने क्लियर कर दी है कि जो कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ वो हो रही है। भारत से उन तमाम पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है जो यहां पर पाकिस्तानी वीजा पर रह रहे थे। अलग अलग तरीके से स्ट्राइक हो रहा है सर, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक, हर बार एयर स्ट्राइक, ये समाधान नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है सर, हम बात करेंगे इस विषय पर, आप रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अतुल यादव जी, वक्त सबको देना है सर इक्वली जी। जो आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए इस पैनल पर, उनके द्वारा कहा गया कि जो पार्टियां सत्ता में पूर्व थी वो अपनी जाति, तो उनको ये समझा दो कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है,
थानों में कितने राजपूत समाज के थाना अध्यक्ष कह लो या कोतवाल कह लो तैनात हैं, या दरोगा कह लो कितने तैनात हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा विभिन्न जिलों के डाटा उपलब्ध करा दिए गए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये हमें तो ना सिखाए भारतीय जनता पार्टी की क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जितनी जातिवादी व्यवस्था के जितने भी नियुक्तियां हैं सब जातिवादी तरीके से कर रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इस टाइम डरी हुई है, हमारे पीडीए के नारे से डरी हुई है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े ये सब एकजुट हुए और हमने 2024 में भारी से भारी बहुमत हासिल किया और 37 सीटें तो हमने जीती, अपने साथी कांग्रेस को भी हमने जिताई। 43 सीटों पे हमने जीत हासिल करी। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं टिकने वाली, और आज जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जीत है और समस्त समाजवादियों की जीत है, जिन्होंने ये मुद्दा आज का नहीं है, पुराना मुद्दा है। चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हो, श्रद्धेय नेताजी हो, शरद यादव जी हैं, सबने समय समय पर मंडल कमीशन का किसने विरोध किया था, किसने मंडल की लड़ाई कहां आई थी। यानी कि जो पिछड़ों को ये देखना नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो देखना नहीं चाहती थी, नौकरियों में देखना नहीं चाहती थी, और एक व्यक्ति ने तो आग भी लगा ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी वो चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती। जब उसका 80-20 का फार्मूला नहीं चला तब वो जाति जनगणना पाई। लोकसभा सदन में किसने कहा था कि ये जाति जनगणना तो हो ही नहीं सकती, कानूनन नहीं हो सकती, किसने कहा था, उठा के देख लीजिएगा जो ये मतलब नित्यानंद नाम इस टाइम पे। तो आप अगर सोचेंगे समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है, जहां पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सशक्त प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। आज वो बलिया में थे तो वो लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, पीडीए के नारे को दे रहे हैं, और हमने सदन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक पीडीए के नारे को उठा रखा है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा, समाजवादियों की बात को मानना पड़ा, विपक्ष की बात को मानना पड़ा। सत्ता पक्ष आज डरा हुआ है, केंद्र सरकार डरी हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है, तो समाजवादी पार्टी के नारे से डरी हुई है, पीडीए के नारे से डरी हुई है, इंडिया गठबंधन के जो एकजुटता से डरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, तो ये समाजवादियों की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है, और ये माननीय अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी उनकी भी जीत है। और हम सबने मिलकर के इस बात को उठाया था, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले जातिगत जनगणना की बात को उठाया था। अब चाहे इंडिया गठबंधन का ही वो, हम सबने उत्तर प्रदेश से बात उठी थी, और उत्तर प्रदेश की बात जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक द्वारा कहा गया कि जाति को नकारा नहीं जा सकता, और जाति को उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो 80-20 का फार्मूला था, ये लोकसभा चुनाव में बिल्कुल विफल रहा। जनता जानती है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो ये आरक्षण खा जाएगी। किस प्रकार से इन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पूरा का पूरा पिछड़ों का आरक्षण खा दिया, और वो जो अभ्यर्थी थे उन्हें माननीय हाईकोर्ट जाना पड़ा, और आज भी उसका समाधान नहीं हो पाया। चलिए ठीक है अतुल जी, ठीक है। ओम सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, उसी में एक सवाल भी आप मेरा ऐड कर लीजिएगा। जातीय जनगणना से क्या वंचित वर्गों को एक उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा? आप ही के जवाब से सवाल से जवाब देता हूँ। बिल्कुल मिले, और इस देश में जाति एक बीमारी है, जितनी जल्दी यह देश स्वीकार कर ले उतना बेहतर है, और कितनी बड़ी बीमारी है इसको डायग्नोज करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत थी। मैं SC ST OBC कम्युनिटी के लिए काम करता हूं, और पूरे देश से SC ST OBC कम्युनिटी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इस देश के जो 85% आबादी है उनके जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। अब इसके साथ साथ अभी नवीन दुबे जी जो बात कर रहे थे, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी जो बात कर रहे थे, उसका जवाब बड़ा जरूरी। अभी कह रहे थे कि अमीर जो है, जो संपन्न दलित है, वो गरीब दलित का जो है हक खा रहा है। भाई, हमारा तो यह मानना है कि अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण का हक खा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि हक खा रहा है जो संपन्न दलित है, जो आरक्षण का लाभ ले लिया। कितना आरक्षण का लाभ लेकर जो है दलित अमीर हो? कितने दुसाध, चमार, जाटव, वाल्मीकि जो है
4 शहर में बिल्डिंग ठोक लिए, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिए, आरक्षण की वजह से मास्टर बन गया, क्लर्क बन गया, सिपाही बन गया। इतना भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कमाल बात करते हैं, दलित का हक दलित खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी है, ओबीसी एक भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई दलित खा लिया, कोई ओबीसी दूसरा खा लिया, कोई वाइस चांसलर पूरे देश में ठीक जो है, है ठीक है ओम सुधा जी जवाब भी दे रहे हैं, नवीन जी जवाब भी देना चाहेंगे? ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ यूनिवर्सिटी में एक भी कुलपति जो है दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। कौन खा लिया? कोई दलित खा लिया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नवीन जी आपके सवाल पे आपके जवाब पे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ओम सुधा जी, ओम सुधा जी, ठीक है ओम सुधा जी, सर रुक जाइए, ओम सुधा जी रुक जाइए, जवाब दे रहे हैं नवीन जी। जवाब ले लीजिए ओम सुधा जी, जवाब ले लीजिए मेरा। ओम सुधा जी आपको ओम सुधा जी आपको सुनाई दे रहा है तो सर प्लीज जवाब दे रहे हैं नवीन जी, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। ओम सुधा जी, बड़ा साधारण सा प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो शर्तें लागू हैं सवर्णों के लिए, आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए दलित और ओबीसी के आरक्षण में? बात नंबर 1। बात नंबर 2 सुनिए, देश के प्रति हम समर्पित। आप क्यों नहीं कहते कि हमें इसरो में जाना है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमको आगे निजी सेक्टर के अंदर जाना है, क्वालिटी को ऊपर जाना है? दूसरी चीज, एक लाइन में बात, एक सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ भाई साहब, सुन लीजिए। दूसरी चीज, एक एक करके सर, एक एक करके। अतुल जी रुक जाइए, पहले नवीन जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाती है। प्रोफेसर बनते हैं, हिरोशिमा पर बम गिरा, सुन लीजिए अब मेरी बात भाई ना, राष्ट्र की बात करिए। हिरोशिमा पर बम गिरा, हिरोशिमा पर बम गिरा, 40 साल में जापान ने अपने आप को आपसे बहुत आगे ले जाके खड़ा कर लिया। 75 साल के बाद आज हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे, नीचे गए हैं, ऊपर हमारा ग्राफ नहीं बढ़ा है, ये स्वीकार कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, जहां गुणवत्ता से जो भी देश क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेगा, वो देश अगले 150 साल के बाद भी वहीं खड़ा दिखाई देगा जहां आज खड़ा है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। क्लास 4 में जो समाज की स्थापना के लिए जातिगत जनगणना के जरूरी है, कितने हैं बताइए जरा। मीणा समाज कितना आता है? दलितों में आता है ना। ठीक है सर, एक एक करके कैप्चर किसका करके बैठे हैं? हक भैया, दलितों के जॉब मार के बैठे हैं वो। मीणा अधिकारी जितने हैं, कौन है वो? दलितों की छवि बनी है ना, उस छवि को तोड़ दीजिए। अब नंग धड़ंग दलित नहीं मिलने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से। अरे आप जैसे घूम रहे हैं ना, महीने में 5 बार फ्लाइट से चलते हैं, लेकिन उन दलितों का सोचिए जो आपके पड़ोस में हैं, आपके गांव समाज के हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आप वोट की राजनीति करते हैं। अपना सेल्फ हित के लिए आप काम करते हैं, आप अपने समाज के हित के लिए सोचना भी नहीं चाहते हैं। हिम्मत पैदा करिए देखने का। अब वो देश नहीं है साहब कि आप कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा। क्रीम आप खा रहे हैं, क्रीम सवर्ण समाज खा रहा है, लेयर दलित पिछड़ा पे लगाना है। जहां क्रीम है ऊपर खा रहा है ना, उसका तो आरक्षण भी नहीं है, अभी हुआ है। वो तो अपनी क्वालिफिकेशन और क्वालिटी के ऊपर ले रहा है। विदेशों में भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए भाई, वहाँ आरक्षण है क्या? के तमाम या वहाँ पक्षपात है, वहाँ जातिवाद है? कैसी बात करते हैं भाई? ठीक है। सुंदर पिचाई कौन है? सत्या नडेला कौन है? इंदिरा नूई कौन है? जहां क्रीम है वहां लेयर लगे। चलिए ठीक है, अतुल जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर मैं सीधे शिव जी का रुख करूंगी। ठीक है हाँ, अतुल जी क्या कहना चाह रहे हैं? ढांचा जो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, जाति एक व्यवस्था है, हर जगह बात उठती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ गया, केंद्र की सरकार को अब समझ में आ गया, जो विपक्ष की मांग है, इसकी जो विपक्ष की मांग जाति जनगणना की थी, उसके आगे जो है केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। यानी कि केंद्र सरकार जो है विपक्ष के आगे झुकी है। ये विपक्ष की जीत है, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े तौर पर माननीय अखिलेश यादव, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लीड कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, पीडीए के लोग उमड़ रहे थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों का आरक्षण खा रही थी, दलितों का हक खा रही थी। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो पिछड़ों और दलितों पर हो रहा है। इसको समाजवादियों के द्वारा उठाया जा रहा है, लगातार लोकसभा में उठाया जा रहा है, विधानसभा में उठाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के द्वारा उठाया जा रहा है, सड़क से लेकर सदन तक हम उठा रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है उससे आभास हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो है ये मास्टर, अभी आपके द्वारा कहा गया क्या भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जातियां जान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो ये
इसके बुरे जाल में जो जनता नहीं फंसने वाली। ये अगर सत्ता में बने रहे तो आरक्षण खा जाएंगे, और ये सत्ता में ठीक है। बने रहे तो जाति विद्वेषणा होगी। इन्होंने थानों में, चौकियों में सबके सब स्वर्ण समाज के लोग, यानी विशेषकर एक जाति वर्ग, मैं पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हूं, बार वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये हम पे आरोप लगाते थे। आज कौन से जातियों के दरोगा नियुक्त हैं, पूरे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा डाटा दे दिया। अब क्यों नहीं मीडिया इस पे चर्चा करता है, क्यों नहीं निकालता कि थाना अध्यक्ष किस जाति के नियुक्त हो रखे हैं, जब हमारी सरकार थी, ठीक तो है, हमारी ठीक है सरकार को अतुल जी, बदनाम अब रुक करने जाइए के- सर। सुन शिव जी लीजिए, से सुन- नहीं सर, सुन- देखिए अब सुनने का- इतना सुनने वक्त नहीं दे का सकती शक्ति सर, मैं दे दीजिए। इतना वक्त नहीं दे नहीं, सकती, नहीं, वक्त की भी ये कमी है चीजें सर, सबके समाजवादियों को बदनाम सवाल करने के लिए जो चैनल एजेंडा चलाते थे वो कहां चले गए हैं। उन चैनलों को भी सोचना चाहिए कि समाजवादी जो है ना, समतामूलक समाज की बात करते हैं, और समाजवादी लोग, आज हमारी समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष कौन है, माता प्रसाद पांडे जी हैं। यानी कि हमने सबको समान रूप से, लोकसभा में हमने सबको समान रूप से टिकट दिया। चलिए हमने ठीक है अतुल जी, समतामूलक समाज के तहत। बस सर ठीक है। शिव जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इस पूरे फैसले का सम्मान किया गया है, इस फैसले का उन्होंने दिल खोल के स्वागत किया है, लेकिन अभी अतुल जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार उत्तर प्रदेश में किसी पर हो रहा है तो वो दलितों पर हो रहा है। देखिए अतुल जी और इनके नेता और दखलेश्वर जी जो आज हो गए हैं, अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र काट के और अपना चित्र उन्होंने चिपका दिया है, और पीडीए का नारा देख इन पर पीडीए, और इनसे पूछ लीजिए इनकी अगर सरकार वैसे तो बनने वाली है नहीं, और अगर बन गई तो पूछे कि पिछड़े में अखिलेश यादव के अलावा मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई है ना? दलित में कौन सा मुख्यमंत्री बना देंगे? संख्या के पास से किसका नाम इनके पास है? अगर है तो बताइए पीडीए है, अगर नहीं है तो छलावा मत करिए, और बार बार ये मत कहिए कि विपक्ष की चलिए मैं जवाब दे रहा हूं खुलेआम। मैं पढ़ा सर फाइनल मैं कमेंट के पार्टी साथ जवाब रखिएगा जी। सर, फाइनल कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए वक्त नहीं है हमारे पास। तो अतुल जी आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ, फाइनल, हाँ सर, फाइनल कमेंट के साथ आप अपना जवाब रखिए विद इन 1 मिनट। देखिए है क्या ना, देखिए सरकार से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो पीडीए इतना बड़ा जवाब दे रहे हैं अतुल जी, जवाब दे रहे हैं। ठीक है अतुल जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उसमें हमारे जो इंडिया गठबंधन के दल भी रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता जान चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना तो रोजगार दिया, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किए, इन्होंने घर गिराए लोगों को, इन्होंने बुलडोजर चलाए, जनता चाहती कि घर मिले, इन्होंने ना तो पानी की व्यवस्था करी, ना तो किसानों की समस्याओं का समाधान किया। तो जनता इन्हें क्यों वोट देगी? जनता जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट देगी, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और वो विकास जो है देश दुनिया में भी दिखाई देगा, जैसे पहले दिखाई दिया था। ठीक है शिव जी, शिव सिंह भारती जी, सर फाइनल कमेंट के साथ जवाब रखिएगा। मैं भी बोलना चाहता हूँ। सर एक एक करके अभी शिव जी से मेरा सवाल है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी मैं आऊंगी, एक एक करके। मेरा मतलब है कि 2024 तक सिमट के रह गई। 2024 के बाद जो भारत बदला है वो इनको नहीं दिखाई देता, इनको हरियाणा का चुनाव नहीं दिखाई देता, इनको दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं दिखाई देता। बस ये 2024 में अटके, 2024 सीटें जीत कर लाए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी हुआ, उपचुनाव में इनकी क्या स्थिति हुई, और कहते हैं सर नहीं सर, अब ऐसे बीच में नहीं सर, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं बोलना है, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं। चलिए नहीं चल पाएगी अब। ठीक है अतुल जी आपने भी फाइनल कमेंट दे दिया, शिव जी आपने भी फाइनल कमेंट दे दिया, महेंद्र प्रकाश जी सर मैं आपसे फाइनल कमेंट के साथ जवाब चाहूंगी। जी हाँ मैडम, मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए राहुल गांधी जी अभी गए थे रायबरेली, उनके दौरे में उन्होंने वहाँ तेलंगाना की एक कंपनी को इनवाइट किया, और वहां पर उसका इंस्टॉलेशन चल रहा है। जातीय जनगणना कराइए, जो भी गणना कराइए, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी तो चाहिए ना, जिसकी भागीदारी तो होगी, लेकिन भागीदारी किसमें होगी? अगर वैकेंसी 10 निकलेगी, आज प्रधानमंत्री को 70,000 35,000 वैकेंसियों को खुद देना पड़ता है। आप हमारे यहाँ तो लाखों वैकेंसियां हुआ करती थी बैंकिंग सेक्टर में, यूपीएससी कराया करती थी, सरकारी नौकरी हजारों लाखों में निकला करती थी, प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं होता था कि उनको रिलीज करे। तो मेरी प्रार्थना योगी जी से यही होगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जनगणना जाति जनगणना जैसे भी कराना चाहे राजनीतिक परिवेश में करवाइए, लेकिन भारतीय युवक है, भारतीय लोग हैं सारे ही सारे, किसी भी जाति के हो, स्वर्ण हो या नीचे के हो, हम सभी एक चीज चाहते हैं कि उनको अवसर मिले, पढ़ाई का अवसर मिले, नौकरी का अवसर मिले। अवसर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है सर, तो हमें जातीय जनगणना या किसी चीज से कोई एतराज नहीं है, अवसर भी तो दीजिए उनको, अपॉर्चुनिटी भी तो बनाइए, वो कैसे बने?
नवीन जी, उसका कोई पैमाना इनके पास चलिए नहीं ठीक है। है सर, एक- ठीक है, एक ठीक है लाइन महेंद्र में जी। बात करना नवीन जी, जरूरी मैं है। आपसे सर फाइनल कमेंट के साथ एक सवाल भी मैं यहाँ पर आपसे लूंगी। जी जातीय जनगणना से खासतौर पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनकी पूरी राजनीति ही सर इस वक्त जाति पर टिकी हुई है, उनको कितना धार मिल जाएगा इससे? नहीं, बात हम देखिए ऐसा आरजेडी की जिन कर ले, राजनीतिक दलों जेडीयू की कर ले जी। आरजेडी आरजेडी समाजवादी पार्टी, इन दो लोगों ने और प्लस कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, इन तीन लोगों ने बहुत मुखर होकर जातिगत जनगणना की बात कही थी और उसका लाभ कहीं ना कहीं इनको मिलेगा। लेकिन अब मैं एक चीज और कहूंगा, जो मास्टर स्ट्रोक की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जब कोई चाल चलती है तो उसकी कम से कम 10 चालें आगे की एडवांस में चलती है। अब आप एक चीज देखिए, एक तरफ मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर तबीयत से निजीकरण कर दिया और हर चीज का निजीकरण हो गया, आपकी एयर इंडिया भी चली गई प्राइवेट सेक्टर में। अब आपके पास बचा क्या है? अब दीजिए आरक्षण, तो कह रहे 90% कर दीजिए, 99% कर दीजिए, बचेगा क्या आपके पास? कुछ है ही नहीं, कहाँ भर्ती करोगे भाई? प्रश्न एक। दूसरी चीज आती है, जो दलित चिंतक की बात चल रही है पीडीए की, हमारे भाई अतुल भी बोल रहे थे। अतुल जी 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं और 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं। मुझे जहां तक याद है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, सर्वाधिक शोषण दलितों का अगर कभी हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, अब मुझे लगता है कि सभी मेहमानों के फाइनल कमेंट हो गए और अतुल जी आपको जवाब भी मिल गया होगा। और देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आज की इस चर्चा को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिव सिंह भारती जी आपका भी, अतुल यादव जी, मोहिंद्र प्रकाश जी, ओम सुधा जी और नवीन दुबे जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आज बैठक में फैसला लिया गया है कि जातीय जनगणना होगी, सितंबर से ये शुरू हो जाएगी और 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बिहार में चुनाव है और बिहार में जातीय राजनीति, जाति पर जो राजनीति होती है उसका एक लंबा इतिहास भी है। इस जातिगत जनगणना का बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, बीजेपी को वहां पर कितनी बड़ी जीत मिलने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जातीय राजनीति को, जातिगत जो जनगणना है उस पर जो राजनीति है वो अब शुरू हो गई है और ये तब तक नहीं थमेगी जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।